हाय गाइस, विवेकानंद के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर एक बार स्वागत है। जैसा कि हम इस केमिस्ट्री के सेशन में हम लोग केमिस्ट्री के केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर की हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो हम लोगों ने 2 चैप्टर की चर्चा तो कर लिया। कल पिछली जो क्लास थी हमारी दूसरा वीडियो था, तो दूसरे वीडियो में हम लोगों ने केमिकल काइनेटिक्स में औसत अभिक्रिया वेग और तात्कालिक अभिक्रिया वेग से रिलेटेड जो क्वेश्चन थे हम लोगों ने उन क्वेश्चनों को किया। आज हम लोग एक नए टॉपिक की शुरुआत करने वाले हैं, वेग नियम की बात करेंगे। तो एक्चुअल में जो वेग नियम होता है कुछ और नहीं है। 11th क्लास में हम लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा था रासायनिक साम्यावस्था। तो रासायनिक साम्यावस्था में हम लोगों ने बात किया था द्रव्य अनुपातिक क्रिया का नियम। सेम द्रव्य अनुपातिक क्रिया का नियम, वेग नियम दोनों एक ही है, दोनों काफी एक दूसरे से मैच करते हैं। द्रव्य अनुपातिक क्रिया का नियम क्या है? एक सैद्धांतिक अवधारणा है, पर वेग नियम क्या होता है? एक प्रायोगिक अवधारणा है। तो इसमें होता क्या है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया वेग को अभिकारक की सांद्रता के रूप में व्यक्त किया जाता है, जिसमें स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक होते हैं उनको सदैव घातांक के रूप में क्या करते हैं? व्यक्त करते हैं। यही होता है वेग नियम। वेग नियम क्या होता है? एक प्रायोगिक अवधारणा होती है। तो हम लोग देखते हैं बोर्ड पर इनकी डेफिनेशन के बारे, ठीक है। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया वेग अभिकारक की सांद्रता के रूप में व्यक्त करते हैं, जिसमें स्टोइकियोमेट्री गुणांक को घातांक के रूप में व्यक्त करते हैं। घातांक के रूप में व्यक्त करती ये है एक्चुअली कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया वेग अभिकारक की सांद्रता के रूप में व्यक्त करती है, जिसमें स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक को घातांक के रूप में हमेशा व्यक्त करती है। जैसे हम एज्यूम करते हैं रिएक्शन, एग्जांपल के तौर पे हम रिएक्शन एज्यूम करते हैं, जैसे M1A प्लस M2B गिव्स क्या है? N1C प्लस N2B। ठीक है, ये रिएक्शन हमारा। तो द्रव्य अनुपातिक क्रिया नियम के अनुसार द्रव्य अनुपातिक क्रिया नियम से, ठीक है। द्रव्य अनुपातिक क्रिया का नियम क्या कहता है कि अभिक्रिया वेग अभिकारक की सांद्रता की क्या होता है? समानुपाती होता है। तो अब देखना ध्यान से, यहां से होगा बेटा अभिक्रिया वेग या इसको कह सकते हो R O R, क्या कह सकते हो इसको? R O R समानुपाती कंसंट्रेशन ऑफ क्या होगा? A टू द पावर क्या होगा? M1, फिर क्या होगा? B टू द पावर क्या होगा? M2। ये होगा, ये किसके अनुसार है? द्रव्य अनुपातिक क्रिया के नियम के अनुसार। एक लिखोगे, एक मतलब ये क्या है? एक सैद्धांतिक अवधारणा। ये क्या है? एक सैद्धांतिक अवधारणा। लेकिन अब हम लोग को किसके अनुसार लिखना है? प्रायोगिक अवधारणा। जस्ट आप नीचे लिखेंगे, ये किसके लिए है? प्रायोगिक अवधारणा के अनुसार। तो प्रायोगिक अवधारणा के अनुसार जब इसको देखेंगे तो सेम यही होगा कि अभिक्रिया वेग बराबर
अभिक्रिया वेग समानुपाती कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर क्या होगा x1 कंसंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर क्या होगा x2। अब आप एक चीज कहेंगे कि यहाँ इस रिएक्शन को यही कॉमन सा फर्क है कि यहाँ पे आपने जो द्रव्य अनुपातिक क्रिया का नियम लगाया है वो सीधे सीधे अभिक्रिया को देख करके लगाया है, क्योंकि ये सैद्धांतिक है। जबकि यहाँ पे हमने लगाया प्रायोगिक अवधारणा के आधार पर, तो यहाँ पे a टू द पावर x1 b टू द पावर क्या कर दिया मैंने x2 कर दिया, क्योंकि ये प्रायोगिक अवधारणा है। अब यहाँ पे एक बात और है कि m1 देखो यहाँ पे एक चीज ये है, बस देखते आगे देखो कि x1 a के सापेक्ष कोटि है और x2 क्या है b के सापेक्ष क्या है कोटि है। तो लिखेंगे x1 a के सापेक्ष कोटि और फिर क्या है x2 b के सापेक्ष कोटि, ठीक है। ओवरऑल कुल कोटि क्या होगी, कुल अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि, तो अभिक्रिया की कोटि बराबर हो जाएगा x1 प्लस x2। क्योंकि जो अभिक्रिया मतलब एक्चुअल में कोटि क्या होती है, कोटि की परिभाषा क्या है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों के सांद्रताओं के घातांकों का योग ही अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों के अभिकारक यही है कि अभिकारकों के सांद्रताओं के घातांकों का योग, घातांक क्या है x1 और x2 है, तो मैंने x1 और x2 को जोड़ दिया, यही अभिक्रिया की क्या होगी कोटि, ठीक। अब यहाँ से एक चीज और नोट करने वाली बात है, ये मतलब नोट करने वाली बात है कि यहाँ पे x1 x2 जो है m1 m2 के बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। तो लिखेंगे आप ये कि m1 m2 x1 x2 के बराबर हो भी सकते हैं, नहीं, ये बात है आप, ठीक है। अब देखो ध्यान से, थोड़ा सा इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं, तो आप इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो, ठीक है। तो आप जस्ट लिखेंगे बेटा समीकरण 1 से, जब समीकरण 1 आप लेंगे तो समीकरण 1 यही लेंगे कि अभिक्रिया वेग बराबर, या इसको समीकरण में 1 में क्या लिया अभिक्रिया वेग समानुपाती, अभिक्रिया वेग लिखिए, ये समानुपाती का चिन्ह है, समानुपाती का चिन्ह हटाने के लिए क्या करेंगे कांस्टेंट का प्रयोग करेंगे। तो अभिक्रिया वेग बराबर क्या होगा k, फिर क्या होगा कंसंट्रेशन ऑफ a टू द पावर क्या होगा x1 कंसंट्रेशन ऑफ b टू द पावर क्या होगा x2, ये होगा। यहां से लिखेंगे अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया यहां से देखो जैसे ये हो गया कि समीकरण 1 से अभिक्रिया वेग बराबर क्या होगा कि a टू द पावर x1 हो गया, b टू द पावर क्या होगा x2 हो गया। यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं k की इकाई ज्ञात कर सकते हैं, या दूसरी चीज k की इकाई नहीं, अगर हम ऐसे करें इसमें कि अगर हम a की सांद्रता को कितना मान लें 1 मान लें और b की सांद्रता को भी कितना मान लें बेटा, b की सांद्रता को भी क्या मान लें 1 मान लें, तो यहां से एक नई डेफिनेशन निकल के आती है, या वेग स्थिरांक कह सकते हो या उसको विशिष्ट अभिक्रिया वेग कह सकते हो। तो एक नई परिभाषा है यहाँ से इकाई सांद्रता, एक नई डेफिनेशन यहाँ से निकली है इकाई सांद्रता वाले अभिकारक, इकाई सांद्रता वाले अभिकारक का अभिक्रिया वेग भी विशिष्ट अभिक्रिया वेग कहलाता है, विशिष्ट अभिक्रिया वेग कहलाता है, या इसे ही वेग स्थिरांक कहते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट, ये बोर्ड में आता है कि विशिष्ट अभिक्रिया वेग होता क्या है, विशिष्ट अभिक्रिया वेग होता क्या है।
तो इकाई सांद्रता वाले अभिकारक का अभिक्रिया वेग ही क्या कहलाता है, विशिष्ट अभिक्रिया वेग कहलाता है, इसे वेग स्थिरांक कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं कि जो वेग स्थिरांक होता है, वेग स्थिरांक किस पे डिपेंड करता है और किस पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, अब देखो यहाँ से एक बात और आती है, तो अगला जो कॉन्सेप्ट आता है बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आप थोड़ा ध्यान से समझना इसको कि वेग स्थिरांक, वेग स्थिरांक की, देखो वेग स्थिरांक के, वेग स्थिरांक ताप पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, ताप पर निर्भर करता है। ठीक है, ये पहला कॉन्सेप्ट था। वेग स्थिरांक अभिकारक के प्रकृति पर निर्भर करता है, लेकिन सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। तीसरा कॉन्सेप्ट ये है वेग स्थिरांक उत्प्रेरक पर निर्भर करता है। ये तीन कॉन्सेप्ट इससे रिलेटेड कि वेग स्थिरांक, जो वेग स्थिरांक होता है, वेग स्थिरांक किस पे डिपेंड करता है, वेग स्थिरांक तीन चीजों पे डिपेंड करता है कि वेग स्थिरांक ताप पर निर्भर करता है और वेग स्थिरांक अभिकारक की प्रकृति पर निर्भर करता है, लेकिन अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, और वेग स्थिरांक उत्प्रेरक पर निर्भर करता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी, मतलब हम लोगों ने पढ़ा कि वेग नियम के अंतर्गत दो चीजें होती हैं। वेग नियम के अंतर्गत क्या होता है कि एक्चुअल में वेग नियम क्या है, एक प्रायोगिक अवधारणा है, मतलब एक प्रायोगिक अवधारणा है जो प्रयोगों द्वारा पता चलती है, जिसमें हम किसी रिएक्शन को देख करके हम उसके वेग को नहीं लिख सकते। जैसे अभी हम चर्चा करेंगे, कुछ रिएक्शन लिखेंगे तो उससे पता चल जाएगा। ये प्रायोगिक अवधारणा है, सैद्धांतिक नहीं है। दो चीजें हैं कि वेग स्थिरांक में, मतलब वेग नियम में वेग स्थिरांक होता है, वेग स्थिरांक क्या होता है, के क्या होता है, या विशिष्ट अभिक्रिया वेग क्या होता है, या वेग स्थिरांक के किन बातों पर निर्भर करता है। अब इनसे रिलेटेड एग्जांपल देखते हैं। जैसा हमने बताया कि वेग नियम लिखते समय हम किसी अभिक्रिया को देख करके उसको नहीं लिख सकते। ठीक है, तो हम देखते हैं कि वास्तव में ये ऐसा क्या है। ठीक है, अब देखते हैं, अब एक बार कॉपी करते हैं। ठीक है, देखते हैं। जैसे इनके सबसे अच्छे एग्जांपल, सबसे पहला एग्जांपल है CHCl3 प्लस Cl2 गिव्स क्या होगा CCl4 प्लस क्या होगा HCl। इट मींस क्या है, जब क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया हम लोग Cl2 के साथ कराते हैं तो कार्बन टेट्राक्लोराइड और HCl बनता है। यहाँ पे वेग बराबर के कंसंट्रेशन ऑफ CHCl3 टू द पावर 1 कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 टू द पावर क्या होगा हाफ। अब देखिए, आप देखेंगे कि क्लोरोफॉर्म की स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक एक है, Cl2 का भी स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक एक है, लेकिन क्लोरोफॉर्म की घात में हमने एक लगाया है और Cl2 की घात में हमने आधा लगाया है। इसका मतलब मैंने कहा ना कि अगर यह द्रव्य अनुपातिक क्रिया का नियम होता तो हम लोग इसकी घात को लगा करके एक एक लगाते हैं, पर यह वेग नियम है। वेग नियम क्या होता है कि एक्चुअल में जो ये प्रायोगिक अवधारणा है कि जब ये रिएक्शन होता है तो ये रिएक्शन क्लोरोफॉर्म की एक घात की सांद्रता पर निर्भर करता है और क्लोरीन की आधी घात की सांद्रता पर निर्भर करता है। इट मींस इस तरह से ये रिएक्शन क्या करता है, प्रोसीड करता है। जैसे हम आगे कुछ रिएक्शन देखते हैं, दूसरा रिएक्शन कि N2 प्लस थ्राइस H2 गिव्स ट्वाइस NH3। यहाँ से वेग नियम क्या होगा, वेग नियम होगा कि कंसंट्रेशन ऑफ N2 अपन ये प्लेटिनम उत्प्रेरक की सतह होता है आयरन। ठीक है,
N2 और फिर क्या होगा H2 टू द पावर क्या होगा 0। अब आप कहेंगे कि N2 की सांद्रता मतलब स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक 1 है और H2 का क्या है 3 है, लेकिन मैंने यहाँ पे 0 लगाया। तो आप एक चीज याद रखना हमेशा, जो उत्प्रेरक होते हैं ना मेटल सरफेस, उत्प्रेरकों की सतह पर होने वाले जितने भी रिएक्शन होते हैं वो सारे के सारे जीरो ऑर्डर के रिएक्शन होते हैं। इट मींस मतलब वे अभिक्रियाएं जो अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर ही नहीं करती हैं उन्हें शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। जैसे ऊपर क्या है, इसका जो कोटि देखेंगे, जैसे मैंने इसका अगर कोटि निकालेंगे, देखिए ऊपर वाले की जो कोटि होगी आप कहोगे कि 1 + 1/2 बराबर कितना होगा 3/2। इसकी कोटि कितनी होगी, कोटि बराबर क्या होगी 0, क्योंकि कोटि की परिभाषा क्या आपने देखा कि अभिक्रिया की कोटि क्या होता है, अभिकारक के सांद्रता के घातांकों का योग, कि उसके घातांक क्या होते हैं उन्हीं के घातांकों के योग के द्वारा बताया जाता है। यहाँ पे घातांक 0, यहाँ पे घातांक 0, इसका मतलब 0 हो गया। अगला कितना, तीसरा N2O5 ट्वाइस गिब्स क्या होगा, इसका डिसोसिएशन होगा, ये बनेगा 4NO2 प्लस क्या होगा O। ठीक है, अब यहां से वेग बराबर के कंसंट्रेशन अब क्या होगा N2O5 टू द पावर क्या होगा 0। यहां से भी पता लग गया कि ये ये 1 बात होगी। ये रिएक्शन भी क्या है प्रथम कोटि का है, कि मतलब इसमें अभिक्रिया का वेग जो है अभिकारक की सांद्रता के एक घात पर निर्भर करता है। तो इन रिएक्शन से पता लग गया कि रियलिटी में क्या होता है कि वेग नियम किसी भी रिएक्शन को देख करके नहीं बताया जा सकता, सिर्फ हम लोग ये प्रैक्टिकली होता है, मतलब ये एक्चुअल में देखा जाता है, हम लोग खुद भी नहीं, मतलब रटने वाली बात नहीं है, मतलब आपको सीखना पड़ेगा, इसको प्रैक्टिस के थ्रू लाना पड़ेगा। इसको हम किसी रिएक्शन को देख करके नहीं बता सकते, जब तक आप इसको प्रैक्टिस में लाएंगे तब तक आपको ये याद होने वाला नहीं है। इसलिए थोड़ा सा 1 बाय 1 हम लोग देखेंगे तो कंफर्म हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट जो हमारी टॉपिक शुरू होने वाली है वेग स्थिरांक। ठीक है, कि वेग स्थिरांक होता है, वेग स्थिरांक की इकाई, वेग स्थिरांक तो पढ़ ही लिया हम लोगों ने, वेग स्थिरांक की इकाई सबका ये बोर्ड में आने वाला क्वेश्चन है, वैसे आता नहीं सर। वेग स्थिरांक, वेग स्थिरांक की इकाई, ठीक है, वेग स्थिरांक की इकाई। जैसे एक रिएक्शन इसलिए करते हैं, ठीक है, ए गिब्स क्या होता है बी, ठीक है, क्या है ए गिब्स बी। यहां से वेग लिखेंगे तो आप कहोगे वेग बराबर के कंसंट्रेशन ऑफ 8 टू द पावर n। अब आप ये कहेंगे कि मैंने n क्यों लिखा, n लिखने का मेरा एक पर्पस है कि मैंने अभिकारक लिया है, अभिकारक 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मैंने मान लिया कि अभिकारकों की संख्या कितनी, मतलब अभिकारकों के साथ जो स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक होता है वह 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, या अभिकारकों की संख्या 1 से ज्यादा हो सकती है। ठीक है, अब ध्यान से देखा, इसलिए मैंने ये लिखा, यहाँ पे A बराबर क्या होगा, A बराबर होगा वेग बटे क्या होगा बेटा कंसंट्रेशन ऑफ 8 टू द पावर n। ये कंफर्म हुआ आपको। अब आप कहेंगे कि वेग का मात्रा क्या होता है, ये होता है मोल लीटर इनवर्स, फिर क्या होता है सेकेंड, ये वेग का मात्रा होता है। और सांद्रता का मात्रा क्या होता है मोल लीटर इनवर्स, क्या होता है मोल लीटर इनवर्स टू द पावर n। ठीक, अब देखना ऊपर वेग का जो इकाई होती है वो मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स होती है, और सांद्रता की इकाई क्या होती है मोल लीटर होती है। अब थोड़ा सा गौर करने वाली बात है, थोड़ा कंसंट्रेट होने वाली बात है कि हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमको मिलता क्या है। जैसे ये मोल है, n लगाएंगे तो मोल टू द पावर n होगा, और यहाँ मोल ऊपर 1 है उसकी घात, तो इस n पावर जब ऊपर जाएगा तो -n के रूप में होगा। यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा मोल टू द पावर 1 -n, क्योंकि ऊपर इसकी पावर 1 है, यहाँ से n गया तो क्या हो गया ये माइनस में हो गया। दूसरा क्या हो गया लीटर, लीटर देखिए -1 है, इसका मतलब -n होगा, और -n ऊपर जाएगा तो +n हो जाएगा, तो क्या होगा लीटर हो जाएगा n-1। सेकेंड इनवर्स तो ऊपर ही है, ये सेकेंड इनवर्स के रूप में। ठीक है, अब यहां से कुछ एग्जांपल है हम उसको पढ़ते हैं। ठीक है,
अभिक्रिया की, जैसे इसका एग्जाम्पल करते हैं। अभी एग्जाम्पल है अभिक्रिया की कोटि एवं इसकी क्या है बेटा, मात्रा, ठीक है। अभिक्रिया की कोटि एवं उसकी मात्रा। एक बार देखिए इसका की इकाई क्या है, हमेशा याद रखना, मोल टू द पावर 1 माइनस है, लीटर टू द पावर n-1 और सेकेंड इनवर्स। ये हमको इतना ज्यादा इससे कंसंट्रेट होने की जरूरत नहीं है, पर बोर्ड में इससे रिलेटेड प्रश्न आते हैं, तो हमको बस इतना से याद रखना जरूरी है। तो ये क्या है, एक्चुअली ये याद रखना जरूरी है, ठीक है। अब थोड़ा सा देखते हैं कि अगर पहला पॉइंट हो शून्य कोटि की अभिक्रिया हो, तो शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या, जैसे n का मान क्या हो, 0, n का मान क्या हो, 0। इसका मतलब इसको कौन सी कोटि कहेंगे, शून्य कोटि कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा, शून्य कोटि की अभिक्रिया। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया का मात्रक होगा क्या। तो अब यहां से देखना कि अगर हम n के स्थान पे शून्य रखते हैं, n के स्थान पे क्या रखते हैं, शून्य रखते हैं, n के स्थान पे शून्य रखोगे तो ये खत्म हो गया, मोल की घात में 1 बचा, तो आप 1 लिखो चाहे मत लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ से n के स्थान पे 0 रखोगे तो क्या रखेगा, क्या बचा, -1, तो -1 लिखना पड़ेगा, बाकी सेकेंड इनवर्स तो कॉमन है ही। इसकी यूनिट क्या हो गई, ये हो गया मोल, और मोल लीटर इनवर्स, फिर क्या हो गया सेकेंड इनवर्स, ये हो गया। दूसरा, अगर n बराबर कितना हो बेटा, 1 हो जाए, तो कौन सी कोटि होगी बेटा, ये हो जाएगी तुम्हारी प्रथम कोटि की अभिक्रिया। अब प्रथम कोटि की अभिक्रिया की यूनिट क्या होगी, आप देखो n का मान 1 रख दो, 1 में से गया 0, समथिंग और 0 इक्वल टू 1, इसका मतलब ये कोई वैल्यू 1 हो चुकी है। यहाँ से n का भी मान 1 रखो, 1 माइनस 1, समथिंग और 0 इक्वल टू मतलब 1, ये भी 1 हो चुका, बचा क्या, सेकंड इनवर्स। इसका मतलब प्रथम कोटि की अभिक्रिया का जो मात्रक होता है क्या होता है, सेकंड इनवर्स, ठीक है। इसके बाद थर्ड हम लोग देखते हैं, थर्ड कॉन्सेप्ट, n बराबर क्या होगा, 2 होगा, तो इसे क्या कहते हैं बेटा, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, ठीक है। इसका मात्रक क्या होगा, आप रख के निकाल लेना, 1 में से 2 घटाओगे तो माइनस आएगा, ये सीधे सीधे यहाँ हो जाएगा मोल इनवर्स लीटर, फिर क्या होगा लीटर, ये हो जाएगा ये हो गया, मतलब ये वेग स्थान की इकाइयों से रिलेटेड। अब कॉपी करो, चलते हैं आगे थोड़ी चर्चा करते हैं। जैसे इनसे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आते हैं, हम क्वेश्चन थोड़ा देखते हैं, आप थोड़ा सा इन चीजों को याद रखना, ठीक है। इस मतलब इससे क्या मात्रा होते हैं उसके आधार पर हम लोग बता सकते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, नंबर 1 क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 1, दिए गए वेग नियम में अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करो, ठीक है। सबसे पहला दिए गए वेग नियम में अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करो। देखो वेग नियम क्या है, आर ओ आर, मतलब आप समझना, आर ओ आर कुछ नहीं है, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन है, अभिक्रिया वेग है, तो सॉरी इसको वेग बराबर क्या है, ए कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर 1/2 बी टू द पावर 1/2। दूसरा है बी, वेग बराबर ए कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर 1 बी टू द पावर क्या है -1/2। सी क्या है, वेग बराबर ए कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर 3/2, ठीक है, ए टू द पावर 3/2 बी टू द पावर 1/2, ठीक है। इन तीनों की कोटि ज्ञात है। तो आपने कोटि की भी डेफिनेशन पढ़ी, किसी रासायनिक अभिक्रिया वेग में अभिकारकों के सांद्रताओं के घातांकों का योग। तो अभिकारक क्या है, ये अभिकारक ही तो है,
इसमें उत्पाद पक्ष से तो कुछ है नहीं, मतलब अभिकारकों की सांद्रताओं के घातांकों का योग, अभिकारक की सांद्रताएं ए और बी है, इनके घातांक क्या है 1/2 1/2, ये भी क्या है 1 और -1/2, ये क्या है 3/2 और 1/2, इसको 1/1/2। तो सबसे पहले ए की बात करेंगे तो आप दोनों घातांकों को जोड़ दो, दोनों घातांकों को जोड़ोगे तो क्या होगा 1/2 और प्लस क्या होगा 1/2 बराबर होगा। तो पहले की जो कोटि होगी, पहले की कोटि क्या होगी प्रथम कोटि, क्या होगी प्रथम। बी का जो सॉल्यूशन होगा क्या होगा 1 - 1/2, क्या होगा 1 - 1/2 का मतलब हो गया 2 - 1/2 बराबर कितना हो गया 8। ये क्या होगा मतलब अर्ध कोटि की अभिक्रिया होगी, ठीक है। इसके बाद सी वाला देखते हैं कौन सा, सी वाला क्या हो गया 3/2 मतलब 3/2 प्लस क्या हो गया 1/2 बराबर कितना हो गया 4/2 बराबर कितना हो गया, देखिए कोटि की अभिक्रिया होगी। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं इनके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन देखना आ गया, देखो अब देखते हैं जैसे क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर 2, ठीक है। अब देखो दिए गए वेग स्थिरांक के आधार पर अभिक्रिया की कोटि ज्ञात क्वेश्चन, ठीक है। दिए गए वेग स्थिरांक के आधार पर अभिक्रिया की कोटि ज्ञात, कैसे ज्ञात करेंगे देखो। जैसे कुछ एग्जांपल हमारे पास दिए गए, सबसे पहला है अभिक्रिया की कोटि दी गई, मतलब वेग स्थिरांक के मान कर दिया, ये बराबर 5.2 × 10⁻⁵, ये क्या है सेकंड। दूसरा है बी दिया है 1.2 × 10⁻², ये क्या है मोल मीटर इनवर्स सेकंड, ये क्वेश्चन ये है। सी क्वेश्चन है हमारा के बराबर 4.2 × 10⁻12, 4.2 × 10⁻12, ये क्या है मोल इनवर्स लीटर, फिर क्या है सेकंड। अब पूछना है कि इसमें इनकी कोटि क्या है, ठीक है। इनकी कोटि कैसे दिखाएंगे, सीधे सीधे आप इनके मात्रकों पे जाओ, आप इनके जो मात्रक दिए गए हैं इन मात्रकों पे थोड़ा नजर डालो। तो आप देखेंगे कि सेकंड इनवर्स किसका मात्रक होता है, तो आप देखेंगे सेकंड इनवर्स होता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया का मात्रक होता है। इसलिए आप कहोगे कि जो पहला रिएक्शन है ये क्या है, इसकी कोटि क्या है प्रथम कोटि की अभिक्रिया, मतलब इसकी कोटि कितनी है। जो दूसरा रिएक्शन होगा, दूसरा रिएक्शन मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स किसका मात्रक है ये किसका है शून्य कोटि की अभिक्रिया का मात्रक, किसका है शून्य कोटि की अभिक्रिया का मात्रक है। और थर्ड वाला जो हमारा है, थर्ड वाले का मात्रक क्या है द्वितीय कोटि की अभिक्रिया का मात्रक है, मतलब द्वितीय कोटि की अभिक्रिया का मात्रक। तो बेसिकली हम लोगों ने दो तरह के क्वेश्चन पढ़े कि वेग नियम देख करके भी अभिक्रिया की कोटि पूछ सकता है आपसे, या वेग स्थिरांक के मान को देख करके भी अभिक्रिया की कोटि पूछा जा सकता है। एक बार लिखो फिर आगे चलते हैं। चलते हैं तीसरे तरह का क्वेश्चन देखो। देखो जैसे अभी हमने चर्चा किया कि वेग स्थिरांक के का मान देख करके भी अभिक्रिया की कोटि पूछ सकता है, वेग नियम देख करके भी अभिक्रिया की कोटि को पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसमें एक क्वेश्चन और आता है कि कोई भी अभिक्रिया का वेग दे करके, मतलब किसी भी अभिक्रिया के वेग को दे करके उसमें अभिकारकों की सांद्रता में परिवर्तन करके वेग, मतलब
वेग मतलब जो अभिक्रिया का वेग होता है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है उसको भी इस क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो हम लोग इस क्वेश्चन की चर्चा जो है अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है, ओके। ये अब थोड़ा सा पढ़ाई ध्यान से करना, ठीक है, सीरियसली नोट्स बनाते रहना। ओके, बाय।